उर्दू स्टोरीज। एक गांव था। कमलीपुर गांव के लोग हमेशा हंसी खुशी के पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से कस्बे में कोई आयोजन नहीं हुआ है, हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसा क्या करे जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, आनंद भैया आ गए। ये बचपन में शहर भागकर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं ये कस्बे में क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों हैरानी से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो तो जो बचपन में कस्बे से भाग गया था? हाँ भाईजान, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माँ तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो। लेकिन आज तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आए हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की तो उसकी फिक्र मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चले जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं और हमारी मदद ये गांव वाले कब तक करेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना जी। तो मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा होने की वजह से हम वहाँ से भागकर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ न कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारा मसला बताता है। तुम अब शहर जाने की फिक्र मत करो, बल्कि यहाँ आ गए हो तो यही अपना धंधा शुरू कर दो। देखो कस्बे के लोग कितने खुश हैं। ताजी हवा, ताजी सब्जियाँ खाकर यही गुजारा करना। अपनी बेगम और बच्चों को और तकलीफ मत दो। ठीक कहा आपने सरपंच जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी रेनू का गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यही गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। यहाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गाँव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी मालूम चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी बीवी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। ऊपर वाला करे सब कुछ ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन आपके चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे रौनक, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कितने के है ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा, तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। बेवकूफ है ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का कारोबार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और अड़ोस पड़ोस के कस्बों में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस वक्त की थी जब मैं शहर से बेसहारा होकर आया था। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा,
मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े खेतों को बेचना होगा। उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमाकर नया ले लेंगे, उसकी फिक्र मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपने बच्चे कुछ खेत भी बेच दिए हैं, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुश्तंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी, हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे रहने की नौबत आ गई। इस गांव से अब मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस कस्बे में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाना आता है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना, तुम पैसे भी कमा लोगे और आसपास के कस्बों में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बेहद खुश हो जाता है। तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शे में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए, हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही ख्याल है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से मशहूर हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शे वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भाग कर आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही सचिन वहाँ पर एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाईजान, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा को बेचने की सोच रहा हूँ। मैं गांव से सवारियों को गांव छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो क्या ये रिक्शा तुम मुझे बेच सकते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये मेरी रिक्शा रहेगा। तुमने तो इसे गोलगप्पे के रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शे को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानीपुरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का कारोबार और घर दोनों ही बेहद अच्छा चलने लगा। मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई, लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने?
क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है, इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है, अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है, गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर
दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाएं। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे, ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दो लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार, सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब, गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर, इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने वे में ही एक पानी पूरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानी पूरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखो रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें? इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानी पूरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी, देखिए लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई।
और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा, उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो अच्छा है। मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता, हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है, हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया नई जगह पर, और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे।